देखो, आज के क्लास में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रेविटेशन है। बिल्कुल नया चैप्टर से और बिल्कुल न्यू तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशंस को समझने के लिए हम लोग चैप्टर सेकंड में आते हैं। चैप्टर सेकंड में हम लोग पढ़े होंगे, या तुम ऐसे भी जानते हो नॉर्मली कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका पोजीशन चेंज करता है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया गया है। एक तो होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और अगर वो मोशन में आता है तो इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया गया है, देन ही वो अपना पोजीशन को चेंज करता है या अपना जो पोजीशन रेस्ट थे मोशन में आता है। दूसरा होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका स्पीड चेंज कर रहा है, जैसे कभी कभी होता है ना कि किसी आप एक साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते एकदम नॉर्मली जा रहे हो और देखते हो कि अचानक से आपका साइकिल का स्पीड बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई है जो आपको पीछे से उसको धक्का दिया, तभी जाके आपका साइकिल का स्पीड बढ़ा। या अगर आपका स्पीड अचानक से घट गया तो इसका मतलब कोई ना कोई है जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण आपका साइकिल का स्पीड घट गया। ये दोनों चीज़ होता है, ध्यान दियो ना। कभी कभी साइकिलिंग करते रहो और साइकिलिंग करते करते कोई फ्रेंड आता है और फ्रेंड आने के बाद अगर आपके साइकिल को पीछे से पुश कर देता है, पुश करता है तो क्या होता है, आपका स्पीड बढ़ जाता है। पीछे से अगर आया, मान लीजिए कि आप साइकिलिंग करते हुए जा रहे हो, ये आपका साइकिल है ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पीछे से पुश किया, धक्का दिया, तो आपका उस टाइम में क्या होता है कि स्पीड बढ़ जाता है, बढ़ता है। और आप जा रहे हो पीछे से आपका जो दोस्त है वो आपके साइकिल को पुल किया, पीछे की तरफ खींचा, तो आपका स्पीड घट जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि स्पीड अगर चेंज हो रहा है, या तो स्पीड घट रहा है या स्पीड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। तो स्पीड में जो चेंजिंग होती है वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक चौक, एक चौक है, एक चौक को तुम फ्रीली छोड़ दो एक बिल्डिंग पे खड़ा होकर के, अब वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा। अब अगर वो नीचे गिरेगा तो कांस्टेंट स्पीड से गिरेगा या उसका स्पीड चेंज होगा। क्वेश्चन सिंपल सा है कि अगर हम इस चौक को ऐसे लेकर छोड़ दिए तो क्या पूरे पाथ में इसका स्पीड सेम रहेगा या इसका स्पीड चेंज करेगा? स्पीड इसका चेंज करेगा और धीरे धीरे इसका स्पीड में चेंजिंग आता है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए अभी देखो, अभी तो बिल्कुल रेस्ट में है, थोड़ा सा उसमें मोशन आया, फिर स्पीड हुआ, स्पीड बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है ना कि अगर ये मान लिए कि एक छोटा सा बच्चा है और कोई थोड़ी सी हाइट से आपको गिराया, आप आराम से उसको कैच कर सकते हो। लेकिन उसी बच्चे को कोई 5 फ्लोर से या 5th फ्लोर से गिरा दिया तो शायद आप उसको कैच नहीं कर सकते हो, क्योंकि 5th फ्लोर से गिरने के बाद बच्चे का स्पीड जब आपके गोद में आएगा तब तक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और जब स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और जब चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फिर आपके हाथ पे लगने वाला फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक पत्थर हो या एक बैग, आप बैग को ही लीजिए ना, बैग को थोड़ा हाइट ऊपर फेंकते हो और फिर आराम से रोक लेते हो ना। लेकिन अगर सोचो कि कोई उसी बैग को जो कि एक सर्टेन हाइट से, लेट्स एज्यूम कि इस बोतल को ही मान लेते हैं कि इस बोतल में फुल ऑफ वाटर, ये पानी से पूरा भरा हुआ, इसको हम गिराएं इस तरीके से, यहाँ इतना हाइट पे रोक लिए एकदम आसानी से, कितना मेरे हाथ पे फोर्स लगा, ठीक है। अब इसी को हम बोतल को 5th फ्लोर से गिराएं, क्या वो सेम स्पीड से मेरे हाथ पे टकराएगा? नहीं, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। अब फिर बात आ रही है कि अगर कोई फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है नीचे गिर रहा है और गिरते समय उसका स्पीड बढ़ रहा है, तो उसका स्पीड क्यों बढ़ रहा है? यहां पे तो इसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट को दिखाई देने वाला ऐसा कोई फोर्स लग रहा है, जैसे ये चौक है वो नीचे गिर रहा है ये ऑब्जेक्ट, और धीरे धीरे इसका स्पीड में चेंजिंग आ रही है,
तो स्पीड में चेंजिंग आ रही है, इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा है। अब इसके ऊपर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? तो इसके ऊपर जो फोर्स काम करता है उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका स्पीड चेंज होता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ोगे तो उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। अब बढ़ेगा नहीं, अगर आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंको, जस्ट अपोजिट, जैसे इसके अपोजिट में देखो, ये आपका मान लिया अर्थ है, तो ये अर्थ के तरफ आ रहा है तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो जिधर फोर्स लग रहा है तो उधर तो स्पीड बढ़ेगा। लेकिन जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो फोर्स कहाँ लगता है? जैसे ये आपका साइकिल है और साइकिल इधर जा रहा है और आप फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा है, तो उस केस में क्या होता है कि साइकिल का स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लिया कि आप साइकिलिंग करते हुए आगे जा रहे हो और आपका दोस्त इसको पीछे की तरफ खींचता है, फोर्स जस्ट इसके स्पीड के अगेंस्ट में लग रहा है, तो उस केस में साइकिल का स्पीड घट जाए। आप ये नॉर्मल देखे होगे, ऐसा तो हम लोग बहुत अपने दोस्तों के साथ एक्सेस करते थे। दो साइकिल चलाने जा रहा, हम लोग पीछे से पकड़ के उसका जो होता था ना मोट गार्ड जो हम लोग कहते हैं, पकड़ के रहते थे और खींचने लगते थे, उसका साइकिल बहुत स्लो हो जाता था। तो किया होगा कि अगर जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके अपोजिट में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका स्पीड घटेगा, और उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन जब आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हो, फेंके होगा ना, गांधी मैदान में खेलने जाते हो और बॉल को ऐसे कस के ऊपर फेंकते हो, तो धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होता है? घटता है। और घटते घटते एकदम देखो ऐसे जाएगा, मान ले कि अभी इसका स्पीड मान ले थोड़ा देर के लिए 50 मीटर पर सेकेंड है, तो थोड़ी देर के बाद इसका 40 मीटर पर सेकेंड होगा। फिर एक समय आएगा कि यहाँ पे स्पीड इसका हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा तो फिर 0 के बाद फिर ऊपर नहीं ना जा सकता है, फिर वो रिटर्न नीचे की तरफ गिरता है। तो इसका मतलब कि इसका स्पीड घटा, इसका स्पीड घटा। स्पीड घटने का मतलब हुआ कि इसके ऊपर फिर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, और फिर इस बॉल पर भी एक्सटर्नल फोर्स कौन सा काम किया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, मतलब एक बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो स्पीड घटता है, और बॉल को नीचे ड्रॉप करते हैं तो स्पीड बढ़ता है। अब आते हैं कि इसके कहानी के पीछे कि आखिर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका डिस्कवरी कैसे हुआ और कौन किया। बचपन से इस कहानी को सब जानता होगा, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन के बारे में क्या बताना है, एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं। कहा जाता है कि एक बार वो एक गर्मी का दिन होगा शायद, और गर्मी का दिन हम मान लिए, लेट्स एज्यूम, और वो गर्मी से बचने के लिए छांव में एप्पल के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। अचानक से एप्पल पेड़ से गिर गया। पेड़ से गिरा, हम लोग रहते तो क्या करते, हम भी तो बहुत बार ऐसा हुआ कि आम के पेड़ के नीचे सोते हैं, जैसे मतलब सोए रहते हैं खटिया पर, धब से ना आवाज़ आता है, फिर देखते हैं किधर आम गिरा, गए आम देखें, आम उठाएं, आम को खा गए, फिर चुपचाप सो गए और अगला आम गिरने का इंतज़ार किए। फिर आम गिरा, अगर दो दोस्त है तो एक तरफ लपट पड़े उसके तरफ, फिर हम दोनों दोस्त मिल करके आम के तरफ भागते हैं, और जिसके हाथ हिस्से में आम आ गया वो आम को खा जाता। कभी हम लोग इस बात पे टेंशन नहीं लिए वो आम नीचे ही काहे गिरा, ऊपर काहे नहीं चल गया, ऐसा कभी सोचे हो? एक अमरूद के पेड़ के नीचे गए, अमरूद टूट के गिरा, और फिर बैठ के हम लोग सोचने लगे कि ये अमरूदवा नीचे ही काहे गिरा, अमरूदवा ऊपर काहे नहीं चला गया। ये सब हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अमरूद गिर गया, खाना है, फिर दूसरा अमरूद का इंतजार करना है। आम के पेड़ के नीचे हैं, आम गिर गया, खाना, फिर दूसरे आम का इंतजार करना। लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, वो हम लोग से थोड़ा डिफरेंट थे, इसलिए तो साइंटिस्ट थे। उनके पास भी सेम सिचुएशन था। एप्पल पेड़ से गिरा,
उन्होंने पेड़ से गिरते हुए एप्पल को देखा, एप्पल को उठाया मेरी तरह खा जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग को टेंशन ही नहीं होता। आज ग्रेविटेशन पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन उनको तो था कि बच्चों को टेंशन देना है, तो उन्होंने एप्पल उठाया। एप्पल को उठाने के बाद फिर ऑब्जर्व करने लगा, ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, एप्पल ऊपर की तरफ काहे नहीं भागा। और फिर इसमें बहुत सारा एकदम टेंशन में वो आ गए, पता नहीं उनको क्या टेंशन था कि एप्पल नीचे क्यों गिरा। और फिर फाइनली उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी किया कि ये जो एप्पल नीचे गिरा है तो इसको अर्थ अपनी तरफ खींचा है, और जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचा है उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। चलिए, हम लोग थैंकफुल हैं कि उन्होंने इसके बारे में अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दिया और हमें समझाया। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखिएगा तो वो अगर आप उसको छोड़ दीजिए, 5th फ्लोर पर ले जा करके और किसी को धक्का दे दिया, अभी हाल फिलहाल में एक कौन थी जो 5th फ्लोर की खिड़की से गिर गई, छितरा गई, पुष्पा नहीं, वो सुशांत सिंह राजपूत की, हाथ पीछे दिशा सालियान है ना। तो वो क्या थी, 5th फ्लोर के खिड़की से गिरी, नहीं गिरती, काहे गिर गई, गिरी तो गिरी, छितरा गई, सीधा ऊपर चल गई, तो काहे नीचे गिरी। तो अब तो खैर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते काहे नीचे गिरी, क्यों नीचे गिरी, क्योंकि हमको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिरी। ऊपर से जब गिरी होगी तो जब कूदते टाइम उसका स्पीड 0 होगा, धीरे धीरे उसका स्पीड इंक्रीज किया, सरफेस पे आई होगी, सर्टेन स्पीड से टकराई होगी और छितरा गई होगी। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वो नीचे गिरी। अब और कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझते हैं। तुम लोग मून को देखे होगे, मून को देखे होगे, वो अर्थ के अराउंड में काहे घूमते रहता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। दूसरी क्वेश्चन तब यहीं पे आता है, आपका कहना है कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ इसलिए रोटेट करता है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फिर अर्थ उसको खींच क्यों नहीं लेता अपनी तरफ। दोनों क्वेश्चन अब सोचिएगा, इसका आगे हम डिस्क्रिप्शन देंगे, अभी तुरंत समझाएंगे। दूसरा है कि आप अर्थ के बारे में ही सोचिए कि अर्थ अराउंड द सन रोटेट कर रहा है, एक सर्टेन स्पीड से रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या सन हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाता है, लगाता होगा, तो फिर हमारा अर्थ जो है वो सन के करीब क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, ये दोनों सवाल हैं, वो घूमता, इसके पीछे भी रीजन है। तीसरा चीज, आप ऑलरेडी न्यूटन का 3rd लॉ पढ़ चुके हो, 3rd लॉ पढ़े हो ना, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाता है और अपोजिट डायरेक्शन में मार लगाता है। जैसे अगर हम जाकर दीवार पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाएं, लेट्स अगर ये मेरा वॉल है और हम जाकर 100 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं, तो ये वॉल हमारे ऊपर में भी अपोजिट डायरेक्शन में -100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। क्वेश्चन अब मेरा घूम के आपके पास फिर आ गया, इसका मतलब हुआ कि जब अर्थ पे एप्पल गिर रहा था, हम ऐसा करते कि एप्पल को गिराते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, उठा के खाने के चक्कर में नहीं रहिएगा, मिलेगा भी नहीं। आप ये देखिए कि ये अर्थ है, ये एप्पल है, चलिए ये एप्पल है, ठीक है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अर्थ है इस एप्पल के ऊपर में फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया? ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए ठीक है, तो न्यूटन के 3rd लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो इसका मतलब ये एप्पल जो है वो भी तो अर्थ पे फोर्स लगा रहा होगा और इक्वल फोर्स लगा रहा होगा। अब आप समझिए हम क्वेश्चन क्या करने वाले हैं। क्या
तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि एप्पल जब अर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं मूव कर रहा? फोर्स तो दोनों बराबर ही लगा रहा है ना। जितना फोर्स अर्थ इस एप्पल पे लगा रहा है, एप्पल भी इस अर्थ पे लगा रहा है। तो एप्पल हमको दिखाई देता है गिरते हुए, अर्थ ऊपर की तरफ जाते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो सरप्राइज मत होइए, यहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ बिल्कुल वायलेट नहीं होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ एकदम अप्लाई होता है। जितना फोर्स अर्थ इस एप्पल पे लगाता है उतना ही फोर्स एप्पल इस अर्थ पे लगाता है। लेकिन अब आपको मालूम होगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम समझते हो ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी में जो चेंजिंग होती है, तो अब इसका मतलब मान लीजिए कि इसका मास है m, इसका मास क्या है? स्मॉल m। अब इस एप्पल का मास और इस अर्थ के मास दोनों में कंपेयर कीजिए तो किसका मास ज्यादा है? अर्थ का मास। कितना ज्यादा है? बहुत ही ज्यादा, बहुत नहीं, बहुत बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब हुआ कि m ग्रेटर 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 देन m, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि फोर्स अर्थ अप्लाइड ऑन ए एप्पल इक्वल्स टू फोर्स एप्पल अप्लाइड ऑन अर्थ। दोनों फोर्स इक्वल है कि फोर्स जो अर्थ एप्पल पर अप्लाई कर रहा है वो बराबर है फोर्स एप्पल अप्लाइड ऑन अर्थ। चलिए देखिए, यहां पे आते हैं, उधर देखो। तो यहां पे हम लोग इस तरीके से, ये मास हो गया, तो हम जानते हैं कि m ग्रेटर 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 देन स्मॉल m। अब हम यहां जानते हैं कि फोर्स एप्पल अप्लाइड ऑन अर्थ इक्वल्स टू फोर्स अर्थ अप्लाइड ऑन एप्पल। अब यहां पे ये लिखेंगे इसका फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी होता है ना। तो m इंटू डेल्टा v, ठीक। अब यहां पे लिखेंगे स्मॉल m इंटू डेल्टा v डैश, ठीक। अब इसका मतलब कि यहां का जो v है और यहां का v, इसमें सिर्फ कंपेयर करना, सोचना ये दोनों आपस में बराबर है। जैसे मान लिए कि हम पहले बचपन में मैथ पढ़ते होंगे, लिखेंगे 10,000 इंटू, फिर यहां लिखें 1 इंटू, ऐसे लिखे ना। मतलब कि इसका पहला नंबर बड़ा है और इसका दूसरा नंबर बड़ा है, बड़ा है ना, और ये आपस में बराबर है, तो इसका दूसरा नंबर क्या होगा? 1 होगा। बराबर करना है तो ये 10,000 इंटू 1, तो 1 इंटू 10,000 होगा ना। कहने का मतलब कि अगर ये दोनों बराबर है, तो अगर ये फर्स्ट m ग्रेटर देन m है तो इसका उल्टा कीजिए, तो ये जो चेंज इन v, ये v जो है इस v से कई गुना ज्यादा होगा, तभी तो बराबर होगा। नहीं समझ में आया तो बोल दीजिए कि नहीं आया। हम बोले कि यहां पे m इस m से क्या है? वाह, गुड। मतलब कि एप्पल का मास अर्थ के मास के बराबर है। बहुत अच्छा, मतलब आप लोग एकदम सच्चे, मतलब होता है ना कि स्टूडेंट एकदम चल रहे हो एकदम लाइन पे, बस आगे खाई है, गिरने के लिए रेडी रहो। यहां पे अर्थ का मास है और यहां पे एप्पल का मास है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? अर्थ का मास। ये m बहुत ज्यादा बड़ा है इस m के कंपेयर में, लेकिन ये दोनों बराबर है। तो बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि तब ये छोटा होगा और ये क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। तो इसका मतलब कि अर्थ का जो चेंज इन वेलोसिटी होगा उसके कंपेयर में एप्पल का जो चेंज इन वेलोसिटी होगा कई गुना ज्यादा होगा। अगर मान लिया कि अर्थ का मास देखिए कैसे होता है,
अर्थ का मास हम लिखते हैं थोड़ा देर के लिए, होता है 9 × 10⁻24 kg। अर्थ का मास 9 × 10⁻24। मान लीजिए कि इसका चेंज इन वेलोसिटी, अभी आप सोचिएगा पहले, अब यहां पे मास ऑफ एप्पल, एक मास ऑफ एप्पल कितना होगा, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 1 kg, 1 kg, हम एप्पल 1 kg का नहीं होता है, लेकिन फिर भी कितना माने 1 kg। और इसका जो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं 9 × 10⁻24। तो अगर दोनों का बराबर करना है तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कितना लिखना होगा, 1। मतलब ये हुआ कि अगर अर्थ 1 मीटर मूव करेगा तो ये एप्पल कितना मूव करेगा, ये देखिए यहां पे 9 × 10⁻24। आप समझ पा रहे हैं कि अर्थ अगर इतनी सुन मूव करेगा तो एप्पल कई गुना मूव करेगा, तब जाकर दोनों का फोर्स आपस में बराबर होगा। दैट्स रीजन कि जब हम एक एप्पल को देखते हैं कि अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कि उस एप्पल के ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और एप्पल भी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और दोनों फोर्स इक्वल है। लेकिन चूंकि मास का काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए दोनों का चेंज इन वेलोसिटी में भी काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। इसीलिए हमको एप्पल मूव करता हुआ नजर आता है, लेकिन अर्थ मूव करता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत, एकदम अगर फ्रैक्शन में चलिए तो मूवमेंट तो जरूर होता है, लेकिन इतना कम होता है कि आप उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। समझ में आया? ये क्लियर है? इसका मतलब कि अगर मान लिया कि हम इस डस्टर को गिराएंगे तो जितना फोर्स अर्थ इस डस्टर पे लगाएगा उतना ही फोर्स डस्टर भी उस अर्थ पे लगाएगा। लेकिन चूंकि इसका मास बहुत कम है, इसलिए इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगा। आई होप कि अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा चलते हैं मून वाला क्वेश्चन पे। देखिए, पत्थर कभी बांधे होंगे धागे में? हम लोग बचपन में पत्थर बांधे और उसको लेकर घुमाना शुरू किए, राउंड एंड राउंड, इस तरीके से। ये राउंड 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 घूमते रहता है। मतलब ये जो धागा होता है इस पत्थर को हमेशा कहां खींचता है? अंदर की तरफ, जिसके कारण ये बाहर नहीं जा पाता। कभी कभी ये धागा टूट जाता है। टूटने के बाद ये पत्थर कहां जाता है? बाहर की तरफ, एकदम सीधा जाएगा। मान लिया अगर पत्थर यहां पे है तो ये इधर भागेगा, अगर यहां पे है इधर भागेगा, अगर यहां पे है इधर भागेगा, अगर यहां पे है ना। अगर टूट गया तो ये ऐसे ले लीजिए। मतलब कि अभी अगर यहां इस पोजीशन पे अगर ये धागा टूटता है तो पत्थर इस डायरेक्शन में भागेगा। इस पोजीशन पे अगर धागा टूटता है पत्थर इधर भागेगा। इस पोजीशन पे टूटता है इधर भागेगा, इस पोजीशन पे। मतलब कि हमेशा जो उसका, अच्छा, ये जो बाहर की तरफ भाग रहा, क्यों भाग रहा? अब यहां पे दो चीज है। एक तो देखिएगा कि पत्थर हमेशा टुवर्ड द सेंटर मूव कर रहा, वो सेंटर से दूर नहीं जा रहा। और दूसरा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर के करीब भी नहीं आ रहा, एक सर्टेन डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए। तो इसका मतलब हुआ कि इस पत्थर पे एट ए टाइम दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स वो है जो इसको सेंटर की तरफ जाने से रोक रहा है, क्योंकि अगर ये धागा इसको खींच रहा अंदर के तरफ तो इसका मतलब पत्थर को तो यहां आना चाहिए था ना, गिर जाना चाहिए था। दूसरा एक फोर्स ऐसा है जो अंदर आने से रोक रहा है, मतलब कि वो फोर्स कहां काम कर रहा है? बाहर। लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं जा पा रहा है, वो अंदर की तरफ रोके हुआ। तभी तो देखो, अगर बाहर, जैसे कि ये फोर्स, एक फोर्स जो है
इसको सेंटर की तरफ आने से रोक रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिए कि मेरा ये अर्थ है, थोड़ा देर के लिए आप इसको अर्थ मानिए, और ये आपका मून है। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मतलब एक दूसरे के तरफ लगता है। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हो बचपन से लेकर अभी तक कि क्या मून अर्थ के करीब आया? नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब ये तो ठीक है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, तो आया क्यों नहीं? इसका मतलब हुआ कि एक फोर्स बाहर की तरफ भी काम कर रहा है, और जो इस फोर्स को, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अर्थ के चारों तरफ मून जो घूमता, अच्छा, तो जो ये फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है, तो इसको बाहर लेके काहे नहीं चला गया? और ये जो बाहर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है वो किसके कारण काम कर रहा है? तो यहां पे आप दो चीज समझिएगा। पहला, जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है वो लगता है ड्यू टू ग्रेविटी, और जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है वो ड्यू टू होता है वेलोसिटी। एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है, वो किसके कारण लगता है? वेलोसिटी के कारण। और एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है जो उसको कहते हैं ग्रेविटी। अब जो अर्थ के चारों तरफ मून एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बाहर की तरफ मेंटेन करता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच हमेशा। अर्थ, मान ली कि ये मेरा अर्थ है और इसको चारों तरफ मून अगर रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके तरफ, मतलब कि अंदर के तरफ एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर वो अंदर नहीं आ पा रहा है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको कहते हैं ड्यू टू वेलोसिटी। बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो अंदर की तरफ लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, सेंट्रीफ्यूगल जो होता है ड्यू टू वेलोसिटी होता है। इसको थोड़ा सा और आपको क्लियर समझना है, क्लियर समझ। अभी आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो आप देखिए, एक पत्थर को लेकर घुमाते हो, है ना। अब इजीली नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, फिर नहीं आएगा तो फिर जैसे हो। इसमें हम आपको बहुत सारे तरीके से समझा सकते हैं। जैसे आप ऐसा कीजिए, ये आपका धागा है और यहाँ पे पत्थर बांधा हुआ है, पत्थर बांध के आप इसको रोटेट ऐसे करवा रहे हो, ठीक। हम आपको बोले कि इस पत्थर पे दो फोर्स काम कर रहा है, एक तो ये धागे के कारण अंदर के तरफ, और एक स्पीड के कारण बाहर के तरफ, ठीक। आप कभी भी पत्थर को घुमाते समय उसका स्पीड को थोड़ा कम कीजिए। आप क्या देखते हो? पत्थर जो है सेंटर की तरफ गिर जाएगा, वो रोटेट फिर, मतलब कि अगर ये फोर्स कम हुआ, मतलब कि हम वेलोसिटी कम किए, बोले ना कि स्पीड को आप कम कीजिए। जैसे ही आप स्पीड को कम किए, ये फोर्स तो पहले से लग ही रहा था, ये ज्यादा हुआ तो ये इसको खींच लिया, ठीक। वो देखोगे कि पत्थर गिर जाता। दूसरा, आप स्पीड को बढ़ाते जाइए, और स्पीड और स्पीड और स्पीड बढ़ाते जाइएगा तो बाहर की तरफ वाला जो फोर्स है वो ज्यादा होगा। जैसे ही ज्यादा होगा तो यहां से धागा और टूटेगा तो देखो एकदम बाहर की तरफ भागता है, एकदम सीधा ऐसे निकल के, फिर ये ऑर्बिट में घूमेगा नहीं। तो वेलोसिटी के कारण जो फोर्स लगता है वो हमेशा टेंजेंशियल होता है, टेंजेंट, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब कुछ समझ में आया? वेलोसिटी बढ़ाओगे तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी घटाओगे तो बाहर वाला फोर्स कम हो जाएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो खैर कांस्टेंट है, ठीक है। सेम चीज होता है अर्थ के साथ, कि अर्थ में मान लीजिए कि ये जो भी प्लैनेटरी मोशन होता है,
हम लोग इस पर डिस्कस अलग से करेंगे। फिलहाल के लिए आपको यह समझना है कि अगर ये सन है और इसके अराउंड में कोई प्लैनेट है, मान लिए प्लैनेट है, तो एट ए टाइम इस प्लैनेट पे एक फोर्स काम करता है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। फिर आपके दिमाग में आया कि रिवॉल्व करता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में लग रहा है, फिर करीब क्यों नहीं जाता? तो उसका बैलेंस करता है उसका वेलोसिटी, जो वेलोसिटी उसको कहाँ लेके जाता है? बाहर की तरफ। अगर किसी प्लैनेट का वेलोसिटी कम कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, फिर खींच लेगा उसको, और अगर वेलोसिटी बढ़ा दिया जाए तो फिर ये इस ऑर्बिट से निकल करके बाहर चला जाएगा। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पे हैं, अभी ग्रेविटेशन में हम लोग कोई खास चीज़ डिस्कस नहीं किए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आई होप कि कुछ क्लियर हुआ होगा। समझ में आया कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में, अच्छा एक चीज़ और आप दिमाग में रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स एक छोटी सी बात, इतना क्लास जो हुआ हाफ एन आवर या 45 मिनट 35 मिनट जो भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या सिर्फ अर्थ हुआ कि जो अर्थ फोर्स लगाता है उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, या ग्रेविटेशनल फोर्स मून में भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर में भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सन में भी होता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ के पास होता है? आपको क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इतना देर सुने ना, तो इसका मतलब आपको क्या लगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या? कि फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट। यहां पे आप डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, ये कतई हम नहीं बोले कि फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ में भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डस्टर में भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मून में भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सन में भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर में। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एक और क्वेश्चन, जब इस डस्टर के अंदर में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब ये भी हमें खींच सकता है अपनी तरफ, अर्थ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फिर अर्थ हमें अपनी तरफ खींचता है, ये डस्टर हमें अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता है? तो फिर इसका मास, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि जो फोर्स होता है ना वो मास पे डिपेंड करता है। जिसका मास जितना ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा। अर्थ का मास हमारे कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड करेगा किसी ऑब्जेक्ट पे वो मेरे कंपेयर में ज़्यादा होगा। हम किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई, मान लीजिए यहाँ पे एक लड़की है, लेट्स एज्यूम गर्ल्स है, और यहाँ पे हम रोड पे खड़े हैं, यहाँ पे अर्थ है, बेचारी किसी कारण से छत से गिर गई तो नीचे ही गिरेगी, इसको हम अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे। क्यों? हम दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब अर्थ को हटा दीजिए, अगर अर्थ को हटा दीजिएगा ना तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो हम इसको अपनी तरफ क्यों नहीं खींचे? अर्थ क्यों खींच लिया? तो अर्थ का मास हमारे कंपेयर में बहुत ज़्यादा था, इसलिए गर्ल्स के ऊपर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए बेचारी यहाँ गिरी, छितरा गई, मेरे तरफ नहीं आई। ग्रेविटेशनल फोर्स एक बालू, एक सैंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर में भी होता है। एक स्मॉल रॉक का पार्टिकल एक दूसरे स्मॉल के रॉक पार्टिकल पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड करता है। हम यहाँ पे इस क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं तो हम सभी एक दूसरे के ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, बट एज कंपेयर टू द अर्थ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम है, इसलिए हम लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट
नहीं कर पा रहे। अगर हम इस अर्थ के ग्रेविटी में नहीं रहते तो शायद हम सब एक दूसरे के ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड करते और चिपक जाते। ये फैक्ट है कि अगर यहाँ पर अर्थ नहीं रहता ना, अर्थ का ग्रेविटी नहीं रहता और सिर्फ हम सब रहते, तो हम सब एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते और हम सब चिपक जाते। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट में होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड पढ़ेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस बात पर डिपेंड करता है और इसका क्या लॉ है एंड सो ऑन। अभी फिलहाल ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है? आप इसको बुक एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना, एंड नोट्स जितना बताएं उतना आप रेडी कर लीजिएगा, ठीक है।